आज सबसे पहले हम आपको मुर्शिदाबाद से आई इन तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं जो अंग्रेजी के उस सिद्धांत को परिभाषित करती हैं जिसे फ्लैश पॉइंट थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में फ्लैश पॉइंट वो बिंदु होता है जहां खत्म हो चुके एक विवाद को फिर से जिंदा करके उसे हथियार के रूप में बदला जाता है और फिर इसी हथियार के सहारे लोगों की धार्मिक लामबंदी की जाती है। और इस धार्मिक लामबंदी के बाद वही होता है जो आज आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत इस कदर बावरी हो गई है कि इसने सदियों पुराने इस मुद्दे को फिर से भारत के हिंदू और मुसलमानों के लिए एक नया और बड़ा फ्लैश पॉइंट बना दिया है। आज कोई ये नहीं सोच रहा कि जिस मुद्दे का निपटारा इस देश की सर्वोच्च अदालत ने किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी सुनवाई हुई, जो मुद्दा 138 सालों की कानूनी लड़ाई के बाद एक समाधान तक पहुंचा, जिस मुद्दे को 1991 के वर्शिप एक्ट में अपवाद माना गया और जो मुद्दा भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा संवेदनशील रहा, उस मुद्दे को हुमायूं कबीर नाम के एक नेता ने सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस मोबिलाइजेशन यानी धार्मिक लामबंदी के लिए फिर से जीवित कर दिया। आज हो सकता है कि मुर्शिदाबाद में अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद बनवाने से हुमायूं कबीर को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के भर भर के वोट मिल जाएं। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में राजनीति का सरोकार सिर्फ वोटों तक ही सीमित रहेगा? और क्या यहां यह नहीं सोचा जाएगा कि हुमायूं कबीर ने कैसे इस पूरे मामले में मुसलमानों को बाबरी के नाम पर बरगलाया, बाबरी के नाम पर गुमराह किया? आज भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, लगभग 800 जिले, 6.5 लाख गांव, 4000 शहर और कस्बे, और इनमें किसी भी जगह पर कानूनी रूप से जब कोई मस्जिद बनाई जाती है तो किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। भारत तो वो देश है जहां अगर सरकारें भी चाहे तो वो भी मस्जिदों के निर्माण में अपनी सहायता दे सकती हैं और मस्जिदों के निर्माण से इस देश में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब ये मस्जिद बाबरी के नाम से बनाई जाती है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अयोध्या के राम मंदिर को फ्लैश पॉइंट बनाया जाता है, तो सवाल यही उठता है कि इस राजनीति को स्वीकार कैसे किया जा सके और ऐसा कैसे हो सकता है कि आम मुसलमानों को इसके नाम पर गुमराह किया जाए। आज ये हुजूम देखिए जो वहां पहुंचा था। आज जब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है, हुमायूं कबीर जो नेता है इस बाबरी मस्जिद के सहारे अपने पॉलिटिकल स्टार्टअप को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपनी नई पार्टी उसने बनाई है। तब हम पूरे देश को बाबर के बारे में वो बातें बताएंगे जिसके बाद आप खुद ये सवाल पूछेंगे कि क्या इस देश में वाकई में बाबर के नाम पर कोई बाबरी मस्जिद होनी और चाहिए, और क्या हमारे देश के आम मुसलमानों को हुमायूं कबीर का इसमें साथ देना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप हुमायूं कबीर का यह बयान सुनिए जिसमें वो खुलकर ये कह रहा है कि 1992 में अयोध्या में जिस बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उसी बाबरी मस्जिद को वो मुर्शिदाबाद में बनवाकर अपना मुसलमान होने का फर्ज निभा रहे हैं और वो बाबर को एक विशाल सम्राट शहंशाह मानते हैं। किसी लोग जो बोल रहा है जो बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने भारत सम्राट वो उनको जो मीर बाकी उनको जो सेनापति था उनको देके जो बाबरी मस्जिद बना के गया, वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बुक में बहुत अच्छा था जो क्यों ये तोड़ा, क्यों ये डिमोलाइजेशन किया। ताई मेरा भारत का मुसलमान होने के तरफ, एक छोटा सा मुसलमान होने के तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों लोग का शुक्रिया कर रहा है जो ये मेरा जो मन का बात है ये पूरा होना चाहिए। हुमायूं कबीर के इस बयान से ही पता चलता है कि उन्होंने उतना ही इतिहास पढ़ा है जितने से वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत और पश्चिम बंगाल के आम मुसलमानों को गुमराह कर सकते हैं। बस हुमायूं कबीर कहते हैं कि अयोध्या में बाबर के सेनापति और मीर बाकी ने 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और ये मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित था। आज हम हुमायूं कबीर को एक सलाह देना चाहते हैं
और वो ये सलाह है कि उन्हें बाबरी मस्जिद बनवाने से पहले 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। बाबर बाबर बाबरी बाबरी कर रहे हैं, लेकिन बाबरनामा तो पढ़ लें। 2 किताबें जो उन्हें पढ़ने की सलाह हम दे रहे हैं, और कम से कम उन तमाम मुसलमानों को दे रहे हैं जो उनकी बातों में आ रहे हैं। पहली किताब है बाबरनामा, जो बाबर की ही आत्मकथा है, और इसे बाबर ने खुद लिखा था। और बाबरनामा अब कई भाषाओं में उपलब्ध भी है, अंग्रेजी में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है। दूसरी किताब का नाम है आईने अकबरी, जो मुगल शासक अकबर के शासनकाल पर आज से 400 साल पहले लिखी गई थी। अगर हुमायूं कबीर इन किताबों को स्वयं पढ़कर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बाबरनामा के पेज नंबर 656 पर लिखा है कि साल 1528 में मुगल शासक बाबर औध यानी अयोध्या आए थे, और वहां वो 1 हफ्ते तक रुके थे, और इसी दौरान बाबर ने उस प्राचीन मंदिर को नष्ट कराया था जो भगवान राम के जन्म स्थान को चिन्हित करता था, और उसके स्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवाई जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। ये बाबरनामा है, बाबर की ही लिखी हुई आत्मकथा है। इसी तरह आईने अकबरी 400 साल पुरानी किताब, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, और मान्यता है कि त्रेता युग में यहां अयोध्या राजवंश का शासन था। और अगर हुमायूं कबीर अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से थोड़ा और समय निकालने की मेहरबानी करेंगे तो उन्हें हमारी सलाह यही होगी कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की इस रिपोर्ट को पढ़े, जिसे ब्रिटिश अफसरों ने साल 1862 से 1865 के बीच तैयार किया था। और इस रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, और यहाँ कई मंदिरों को मुगल काल में नष्ट किया गया और वहां मस्जिद और दूसरे ढांचे बनाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबर 16वीं शताब्दी में भारत आया तब ऐसा नहीं था कि उसके पास जमीन की कोई कमी थी। बाबर के सामने ना जाने कितनी जमीन उस समय खाली रही हो, लेकिन उसने उसी जमीन पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और सोचिए, इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि उस वक्त बाबर का असली मकसद मस्जिद बनवाना नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद भगवान राम की पहचान को भारत से हमेशा के लिए मिटाना था, उनके जन्म स्थान पर मस्जिद बनानी थी। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बाबर ने अयोध्या की तरह संभल के भी प्राचीन मंदिरों को निशाना बनाया, और इसका जिक्र भी बाबरनामा और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक रिपोर्ट में किया गया है। हम फिर से कोट कर रहे हैं, इसमें लिखा है कि मीर हिंदू बेग बाबर का सुप्रीम कमांडर था, और बाबर के ही आदेश पर उसने संभल में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उस पर शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और यही बातें आईने अकबरी नाम की पुस्तक में भी लिखी हैं। और इन बातों से यही समझ आता है कि बाबर के पास जमीन की कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन उसने जानबूझकर प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवाई ताकि भारत से सनातन धर्म, उसकी संस्कृति को हटाया जा सके, मिटाया जा सके, तोड़ा जा सके। और ये बात पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमान भी अच्छी तरह से समझते हैं। और इसीलिए आज हम ये पूछना चाहते हैं, भारत में क्यों? पाकिस्तान में उसकी एक मिसाइल का नाम बाबर है, लेकिन सोचिए हमारे देश में बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद की क्या जरूरत है, और वो भी उस बाबरी मस्जिद की जिसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर प्राचीन मंदिर तोड़कर बनाया गया था। लेकिन अभी हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के आम मुसलमानों को इसके नाम पर गुमराह कर रहे हैं। और दुख की बात तो यह है कि जो मुसलमान बाबर के बारे में एक शब्द नहीं जानते, जिन्हें यह तक नहीं पता कि बाबर कौन था, बाबरी मस्जिद क्यों और कैसे बनी थी, बाबर कहां से भारत आया था, हुमायूं कबीर से ही पूछ लीजिए उसका जन्म कहां हुआ था। वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुर्शिदाबाद में ईंटें लेकर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद बनने से खुश हैं। सुनिए। बाबरी मस्जिद नाम कहाँ से आया? कभी सुना कहाँ से आया ये नाम? नहीं, हमने सुना है आदमी के मुंह से। अच्छा, ये बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद? हाँ, पहले जो था वो वाला जो टूट गया उसके लिए फिर से बना रहा है। आप बाबर के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, उतना तो मालूम नहीं। हम दुआ करने के लिए आए हैं कि अच्छे से बने, अच्छे से तैयार हो और अच्छे से आगे बढ़े, इसीलिए हम लोग आए। लेकिन नाम तो बाबरी मस्जिद है, तो बाबर के बारे में अभी तक आपको कुछ पता नहीं है? नहीं साहब। बाबरी मस्जिद नाम कहाँ से आया? बाबर से आया है बाबरी मस्जिद का नाम।
बाबर के बारे में आप कुछ जानते हैं? बाबर के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, जो भी जानता हूँ उस जमाने में जो बाबर अकबर कर गए थे ना, बाबर जो अगले जन्म में वो करके गया था पिछले बार, तो सभी जो लोग जानता, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता ना, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। बाबरी मस्जिद नाम के बारे में कुछ जानते हैं? थोड़ा जानता है। वो दिल्ली में बाबर का जो होता है हो गया, वो इधर उठा के लेके आता है, इधर लेके आता है, वो होगा। बाबर कौन थे? बाबर कौन थे उसका इतना मालूम नहीं है। बाबरी नाम कहाँ से आया? तो बाबर के नाम से आया ना। बाबर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, बाबर कुछ तो नहीं। अब सोचिए, ये वो आम मुसलमान हैं जो बाबर के नाम से बन रही बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इन्हें यह पता ही नहीं है कि बाबर कौन था। और इधर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद कह के उनसे वोट बैंक बनाना चाह रहा है। उन्हें पता ही नहीं कि बाबरी मस्जिद कैसे बनाई गई थी, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आम मुसलमान दोषी हो जाते हैं। दोष तो हुमायूं कबीर जैसे नेताओं का है जो बाबरी मस्जिद के नाम पर अपना राजनीतिक करियर खड़ा करना चाहते हैं, और इसके लिए वो ऐसे आम मुसलमानों को बरगला रहे हैं जिन्हें बाबर के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन आज हम देश के मुसलमानों को बाबर के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं, और इसके बाद वो खुद तय करें कि क्या भारत को बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद की जरूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि बाबर का जन्म भारत में नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग ये भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं कि बाबर भारत से ही था, लेकिन यह दावा सही नहीं है। बाबर का जन्म 10 जून 1483 को उज्बेकिस्तान के अंदिजान में हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे। यह अलग बात है कि बाबर ने आकर उत्तर भारत में इतने मंदिर तोड़े, और तैमूर जैसे नाम आज भी भारत में कुछ लोगों के लिए अति लोकप्रिय है, लेकिन शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे उनके पिता, और मां कुतलुग निगार खानुम मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान की वंशज थी। तो ये तो हो गया बाबर के माता पिता का हिसाब। बाबर ने अपने पिता उमर शेख मिर्जा से हिंदुस्तान के बारे में कई कहानियां सुनी, और उसे शुरुआत से ही यह बताया गया था कि भारत के प्राचीन मंदिरों में काफी धन दौलत है। हालांकि बाबर ने शुरुआत में कभी भी हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। वो हिंदुस्तान की दौलत लूटना चाहता था, वो दौलत से आकर्षित तो था, लेकिन असल में उसका असली सपना समरकंद को जीतने का था। लेकिन देखिए फिर क्या होता है। जब बाबर फरगना के सिंहासन पर काबिज हुआ, तब उसने तैमूर की राजधानी समरकंद को जीतने की काफी कोशिशें की, और इस दौरान चंगेज खान के एक वंशज शैबानी खान से उसका कई बार युद्ध हुआ। इस युद्ध में धीरे धीरे करके 10 साल बीत गए, और जब समरकंद बाबर को हासिल नहीं हुआ तो बाबर काबुल की तरफ चला गया, और काबुल में हुए सैन्य संघर्ष के बाद वो वहां का बादशाह बन गया। काबुल में मजा नहीं आ रहा था। शासन तो काबुल में बाबर का लगभग 20 सालों तक चला, लेकिन काबुल की हालत ऐसी थी कि वहां मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ था ही नहीं। अब बाबर के लिए काबुल पर राज करना मुश्किल हो गया था, और इसी दौरान उसे अपने पिता की वो कहानियां याद आई जिनमें उसने हिंदुस्तान के प्राचीन मंदिरों की धन दौलत के बारे में जाना था। बाबर के पिता उसे अक्सर भारत के प्राचीन मंदिरों की धन दौलत की कहानियां सुनाते थे। अब बाबर के मन में उस रेगिस्तान में धूल मिट्टी पत्थर के बीच काबुल में उन मंदिरों की तस्वीरें दिमाग में आने लगी। बाबर ने तय किया कि वो अपनी सेना को भारत भेजेगा, भारत को लूटकर वो खजाना हासिल होगा, उससे वो काबुल में अपना साम्राज्य चलाएगा। उस वक्त साल 1524 में बाबर ने सिंधु नदी को उसके बाद तय किया कि मैं खुद ही जाऊंगा। वो सिंधु नदी को पार किया, और उसके बाद साल 1526 में दिल्ली में पानीपत की लड़ाई लड़ी, जिसमें बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उस वक्त जानते हैं उसकी उम्र कितनी थी? 43 साल। और इसके 4 साल बाद यानी 1530 में तो उसकी मृत्यु ही हो गई। 4 साल। और इन 4 सालों में अपनी मौत से पहले बाबर ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मंदिरों को निशाना बनाया, और इन जगहों पर प्राचीन मंदिरों को लूटने के बाद वहां मंदिरों के ही अवशेषों से, सोचिए,
मंदिरों के ही अवशेषों से मस्जिदों का निर्माण करा दिया। वो आज भी जस के तस पड़े हैं। जो भी वहां पर जाता है उन मस्जिदों में, वो साफ देख सकता है कि वहां पर जो हिंदू आर्किटेक्चर है, जो मंदिर के अवशेष हैं, वो जस के तस मस्जिद में दिखाई देते हैं। जैसे आज अगर संभल की शाही जामा मस्जिद में हिंदुओं के धार्मिक प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं, उसका कारण यही है कि हिंदू पक्ष दावा करता है कि यह मस्जिद तोड़े गए मंदिरों के मलबे से तैयार की गई थी। बाबर की सबसे क्रूर बात यह थी कि वो खुद को गाजी कहता था। मतलब क्या है गाजी का? एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के लिए लड़ता है। और इस्लाम धर्म कभी भी ऐसी मस्जिद को पाक मान ही नहीं सकता है जो किसी दूसरे धर्म के धर्म स्थान के अवशेषों पर बना हो या अवशेषों से बना हो। तो गाजी कहता था खुद को एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के लिए लड़ता है। यानी बाबर ने 1526 से 1530 के बीच भारत में जो कुछ किया, उस सब के पीछे धर्म एक बड़ा मकसद था। और इसीलिए आज आप खुद सोचिए, जो बाबर भारत में इस्लाम धर्म के लिए, सनातन धर्म के खिलाफ गाजी बना हुआ था, वो बाबर आज हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए किसी भी रूप में नायक कैसे हो सकता है? इसके अलावा बाबर की कुल 9 पत्नियां थी, जिनमें उसकी पहली पत्नी का नाम आयशा सुल्तान बेगम था। बाबर की चचेरी बहन थी। अब बाबर जब 6 साल का था तभी आयशा सुल्तान बेगम से उसकी सगाई हुई थी और उसके बाद साल 1500 की शुरुआत में ही दोनों का निकाह कर दिया गया, जैसा कि उस वक्त पर किया जाता था। बाबरनामा यानी आत्मकथा बाबर की। बाबरनामा के मुताबिक शुरुआत में बाबर आयशा सुल्तान बेगम से 2 से 3 हफ्ते में कभी मिलता था, फिर कुछ समय बिताने के बाद उसने बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया था, मुलाकातें बंद कर दी थी। ये सब बाबरनामा से हमने आपके लिए सामने रखा है। इसका कारण ये था कि बाबर का महिलाओं के प्रति आकर्षण कम हो गया था। जब इसके बारे में बाबर की माँ कुतलुग निगार खानूम को पता चला तो उन्होंने बाबर के इस रवैये के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। कहा कि अगर बाबर ने आयशा सुल्तान बेगम से अपनी मुलाकातों को फिर चालू नहीं किया तो बात करना बंद कर दे। माँ का दबाव था। बाबर 7 हफ्तों में सिर्फ एक बार आयशा सुल्तान बेगम से मिलने के लिए आने लगा और इससे साबित हो गया कि बाबर का इस निकाह से मोह भंग हो गया है। जानते हैं इस मोह भंग का कारण क्या था? ये खुद बाबर ने लिखा है। खुद बाबर ने अपने ही बारे में बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनसे पता चलता है, जो बातें आगे हम बता रहे हैं आपको, उनसे पता चलता है कि वो बाइसेक्सुअल था। महिलाओं के मुकाबले उसका झुकाव पुरुषों की तरफ ज्यादा था। इसमें भी जिस तरह मतलब जिस पुरुष को वो सबसे ज्यादा चाहता था उसका नाम था बाबरी। अब बाबरनामा का ही पेज है, पेज नंबर 120, 120 नंबर पेज, जो कि बाबर की आत्मकथा है, यानी बाबर ने ही खुद लिखी है। इसमें सब कुछ फर्स्ट पर्सन में है। बाबरनामा के पेज नंबर 120 पर लिखा है कि छुट्टियों के दिनों में बाबर ने अपने अंदर एक विचित्र प्रकार के आकर्षण की खोज की थी। मैं बाजार में एक लड़के के लिए पागल हो गया और उसका यह आकर्षण एक महिला के लिए नहीं बल्कि एक पुरुष के लिए था। बाबर शब्दशः लिखता है कि एक बार वो एक बाजार में एक लड़के के लिए पागल और व्याकुल हो उठा और इस लड़के का नाम था बाबरी। बाबर यह भी लिखता है कि इससे पहले तक उसने कभी किसी पुरुष के लिए वैसी भावना महसूस ही नहीं की थी जैसी भावना वो बाबरी नाम के इस लड़के के लिए महसूस कर रहा था। इसी किताब में आगे बाबर इस लड़के के लिए अपने प्रेम का इजहार करता है और उसके लिए फारसी भाषा में एक शेर भी लिखता है, जिसका हिंदी में मतलब यह होता है कि कोई भी उस तरह प्रेम रोग से ग्रस्त ना हो जिस तरह बाबर हुआ। बाबरनामा में यह भी लिखा है कि जब बाबर अपनी बेगम से दूर हो रहा था तब उसका बाबरी के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा था। बाबरी नाम का लड़का भी उसे रोज मिलने के लिए आने लगा था। बाबर यह भी लिखता है कि वो इतना शर्मीला था कि उसके लिए इस लड़के की आंखों में देखना बहुत मुश्किल होता और हर बार जब बाबरी लौट जाता था बाबर उसे धन्यवाद तक नहीं दे पाता था और यही सोचता रहता था कि अगली बार उसे कैसे संबोधित करेगा। इसी किताब में बाबर यह भी लिखता है कि मैं खाली पांव बिल्कुल पागल की तरह, लाइक अ मैडमैन, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस पन्ने का, खाली पांव पागलों की तरह पहाड़ों पर अकेले चलता था सिर्फ उसके प्यार में। सोचने वाली बात यह है कि बाबर अपनी बेगम को छोड़कर एक लड़के के प्रेम में काफी, खुद ही लिख रहे हैं, मैडमैन, पागल हो गया था। उसने उसके लिए फारसी में कई शेर लिखे, जिनमें एक शेर हिंदी में यह था कि ना जाने की शक्ति थी मेरी, ना जाने की शक्ति थी मेरी, न ठहरने की, मैं वही था जो तुमने बना दिया
हे मेरे हृदय के चोर। मैं अपने साथ बाबरनामा के कुछ हिस्से लेकर आई, जिसमें बाबर ने खुद ये सारी बातें लिखी है। और सोचिए, हमारे देश में इसी बाबर के लिए हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये बाबरनामा ये खुद बाबर ने लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको यही समझनी चाहिए कि बाबर की आत्मकथा है। थोड़ा सा जूम इन कर पाएंगे क्या, है ना? तो ये देखिए, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये ऊपर में ये वाली, सॉरी, आई मैडेंड, मतलब मैडेंड एंड अफ्लिक्टेड माई सेल्फ इन अ बॉय इन द कैंप बाजार। यही जो लाइनें हमने आपको बताई हैं, मतलब पागलपन की हद तक ये मोहब्बत थी। निकालिए कहीं से आप भी बाबरनामा, ये किससे बड़े जबरदस्त हैं, आपको पढ़ने चाहिए। जो पेज नंबर हमने बताया ये आपको। अब सोचिए, इस बाबर के नाम पर हमारे देश में, इस बाबर के लिए हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे। सवाल यह है कि एक ऐसा शासक जो हिंदुस्तान आया ही सिर्फ इसलिए था क्योंकि यहां पर वो हर चीज अपना समझता था। यहां के मंदिरों से वो न सिर्फ हीरे जवाहरात सब कुछ लूटता था, बल्कि वो ये सुनिश्चित करता था कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई जाए, मंदिर के अवशेषों पर बनाई जाए, मंदिर का अपमान किया जाए। ये इत्तेफाक ही है कि जिस लड़के से बाबर को प्यार हुआ उसका नाम भी बाबरी था, और 16वीं शताब्दी में अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर जो मस्जिद बनाई गई उसका नाम भी बाबरी। और आज भी मुर्शिदाबाद में 1200 मौलवियों और कुरान की तिलावत के बीच बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। और सोचिए, ये मस्जिद ऐसे वक्त में बनाई जा रही है जब पश्चिम बंगाल में 1 से 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आई लव बाबरी मस्जिद जो बांग्ला में लिखा हुआ है, और इस तरीके के कपों को बेचा जा रहा है यहाँ पे। ये आप क्यों लाए हैं यहाँ पे? मैं हुमायूं सर को देने के लिए लेके आई थी। मैं बाबरी मस्जिद के लिए छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल से छुट्टी लेके ही आई हूँ। छत्तीसगढ़ में आप काम करती हैं? जी। देखिए, यहाँ पे बॉक्स नंबर 9 यानी यहाँ पे कम से कम 9 बॉक्स इस तरीके का रखा गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कैश का कोई दिक्कत ना हो। कोई अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो उसका भी सुविधा यहाँ पे रखा गया है। आप जानते हैं, भारत को असली खतरा हुमायूं कबीर जैसे लोगों से नहीं है। भारत को असली खतरा उन लोगों से है जो ऐसे नेताओं की सोच का समर्थन करते हैं। जैसे आज जब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हुआ, तब इस कार्यक्रम में हिंदू संत नित्यानंद महाराज भी शामिल हुए और उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का बनना मानवता के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि एक आक्रमणकारी के नाम पर मस्जिद का निर्माण होना मानवता के लिए बड़ा कदम कैसे हो सकता है? যে বাবরি মসজিদের সূচনা হবে সেটা আমি আশীর্বাদ করছি। আমার হুমায়ুন কবির, আমার ছেলে, আমার ভক্ত, আমার শিষ্য ওর মনোবাসনে যেন আল্লাহ যেন তার স্মরণ নেয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমার আল্লাহর নামকে সবাই। यहाँ आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान फिर से सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि ना कभी कयामत का दिन आएगा और ना ही कभी बाबरी मस्जिद बनेगी। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं,
ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। खैर, अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं और आपको उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बजट का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ये विश्लेषण आप सबको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि जब हम तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। अगर आज पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो आखिर उसकी वजह क्या है? ये निर्माण बाबरी मस्जिद का निर्माण या फिर निर्माण मुस्लिम वोट बैंक का? तो अगर आज पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, सारी पार्टियां चुपचाप देख रही हैं, तो इसके पीछे वोट बैंक के कौन से समीकरण है और सरकार खुद किन प्राथमिकताओं को आगे रखती है, ये मैं आपको आंकड़ों के जरिए दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में इसी महीने की 5 तारीख को ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य का बजट पेश किया था, जो 4,06,000 करोड़ रुपए का था, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज यानी 11 फरवरी को 9,12,000 करोड़ का यह बजट पेश किया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों बजट्स में अंतर क्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग के लिए 27,103 करोड़ रुपए दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2,059 करोड़ रुपए दिए, कानून से जुड़े मामलों के लिए 9,845 करोड़ रुपए दिए, और बाद में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों के लिए इनमें सबसे कम 2,058 किलोमीटर। ये देखिए, ये हम आपको दोनों ही राज्यों के दरअसल दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप प्रोपोर्शन देखिएगा और बजट का अमाउंट देखिएगा, जूम इन कर सकते हैं क्या हम? थोड़ा सा और जूम इन कीजिए, यहां पे आ जाए, हाँ बस यहां पे, यहीं पे देखिए, सबसे ऊपर है मदरसों अल्पसंख्यकों के लिए। योगी सरकार देते हैं 2,058 करोड़ रुपए, तो ममता सरकार देती है 5,714 करोड़ रुपए। उद्योगों के लिए योगी सरकार देती है 27,103 करोड़ रुपए, तो ममता सरकार देती है 1,484 करोड़ रुपए। मतलब आप सोचिए, उद्योग के लिए आप डिफरेंस देखिए, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2,059 करोड़ रुपए योगी सरकार देती है, तो ममता सरकार 217 करोड़, लॉ के लिए 9,845 करोड़ अगर योगी सरकार देती है, तो 23 करोड़ रुपए देती है ममता सरकार। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये जो ऊपर वाला मामला है ना, 2,000 बनाम 5,714 करोड़ रुपए, यही बता देता है कि आखिर किस तरफ प्रेफरेंस है और क्या प्राथमिकता है। अब पता है इससे क्या क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहती है, इसलिए वो बजट में सबसे ज्यादा पैसा अल्पसंख्यक वर्ग और मदरसों के लिए देती है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एकजुट रखना चाहते हैं, तो उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग और मदरसों का बजट सबसे कम रखा है। यानी राज्य की सरकारें जिसकी भी हो, अपने अपने हिसाब से बजट तय कर रही हैं। लेकिन आज हमारा बड़ा सवाल यह है कि क्या यही सरकारें इस बजट को तैयार करते वक्त अपने वोट बैंक को भूल नहीं सकती? क्या यह बजट वोट बैंक की छांव से बाहर नहीं आ सकता? खैर, आगे बढ़ते हैं, लिए चलते हैं आपको बांग्लादेश, क्योंकि याद रखिए पड़ोसी देश ऐसा है जिस पर भारत को अपनी नजर रखनी है। जो गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, और अब तो चुनाव है। आपको ये बताते हैं कि बांग्लादेश में कल यानी 12 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के पूरे 515 दिनों के बाद संसदीय चुनाव होने वाले हैं। और इन संसदीय चुनावों का सबसे दुखद पहलू यह है कि इन चुनाव में जीते कोई भी, लेकिन हारेंगे सिर्फ बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएंगे। अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए शायद बांग्लादेश में कुछ नहीं बदलेगा, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन चुनावों में कुछ घंटे पहले बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शफीकुर रहमान ने फिर से यह बयान दिया है कि वो और उनकी जमात के नेता किसी को भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक नहीं मानते। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब इससे पहले जमाते इस्लामी के उपाध्यक्ष मुजीबुर रहमान ने कहा था कि बांग्लादेश की अगली सरकार
अल्लाह के कानून से चलेगी। सुनिए। Just upon the basis of religion, it's a bad practice because nation become divided and people become face to face. Rather, we are interested to look our people totally united and integrated, and this is our stand. So we will never admit any majority or minority in my country. So for the Hindu community who have an anxiety, It's not for us. It was previously, but we want to draw the end of the previous history, and we will work together. We will move together. बांग्लादेश में दो पार्टियों के बीच मुकाबला है, तो समझ लीजिए, क्योंकि कल वोटिंग होने वाली है। हम आपको जल्दी से क्रैश कोर्स दे देते हैं, समझाते हैं कि कल क्या होने वाला है। बांग्लादेश में दो पार्टियों के बीच मुकाबला है। इनमें एक है जमाते इस्लामी और दूसरी है पार्टी है जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी। तो जमाते इस्लामी, बीएनपी, इनमें जमाते इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 के लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वो है जिसके शासनकाल में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा दंगे और हिंसक घटनाएं हुई। यानी कोई भी दोनों में से चुनकर आए। एक तरफ है जमाते इस्लामी जिसने लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान सेना के साथ दिया था, और एक तरफ है बीएनपी जिसके दौरान, जिसके कब्जे में बांग्लादेश के रहते हुए हिंदुओं पर सबसे ज्यादा नाइंसाफियां। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें, जिनमें से 300 सीटों के लिए चुनाव होता है और बहुमत के लिए 151 सीटें जीतनी जरूरी होती है। अभी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 300 से 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जमाते इस्लाम 300 से 223 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीटों पर उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो बांग्लादेश में या तो जमाते इस्लामी की सरकार बनेगी या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी, और यहां जीते कोई भी हर बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी हार होगी। हम आपको जमाते इस्लामी का एक बायोडेटा दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अगर जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सत्ता में आती है तो बांग्लादेश का क्या होगा और अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बांग्लादेश नर्क जैसा कैसे बन जाएगा। हम लगातार आपको दिखाते रहे कि कितने सारे हिंदुओं की पीट कर वहां पर हत्या कर दी। अभी 1-2 दिन पहले ही वहां पर एक हिंदू कारोबारी को मार दिया गया। पहली बार जमात के कट्टरपंथी बांग्लादेश के संविधान में मौजूद धर्मनिरपेक्षता को इस्लाम विरोधी मानते हैं और उसकी जगह इस्लामी राज्य की अवधारणा लाना चाहते हैं। दूसरा, जमात का लक्ष्य ऐसा बांग्लादेश बनाना है जहां कानून संसद से नहीं बल्कि इस्लामी शरिया की व्याख्या से तय हो, नागरिकों के अधिकार भी धर्म पर निर्भर। तीसरा, जमाते इस्लामी बांग्लादेश को इस्लामी उम्मा का हिस्सा मानती है जहां अच्छा नागरिक होने की कसौटी इस्लाम से तय होती है। इसी में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों को 2म दर्जे का नागरिक माना जाता है। कई मौकों पर जमात के नेताओं ने कहा है कि वो अल्पसंख्यकों को बराबरी का हकदार नहीं मानते। चौथा, जमात के कट्टरपंथी ये भी कहते हैं कि आदर्श समाज वही होता है जहां महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा, काम, नेतृत्व सीमित हो और उन्हें पारंपरिक धार्मिक भूमिकाओं में बांधा जाए। सोचिए, जिस बांग्लादेश में आपने देखा महिला राष्ट्रपति रही, उसमें क्या होने वाला है। इसके लिए जमात के लोग हिंदू महिलाओं को भी बुर्के और हिजाब में रखने की मांग करते हैं। पांचवा, जमात संगीत, नृत्य, थिएटर, साहित्य को गैर इस्लामी मानती है और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग करती है। सोचिए, जमात के कट्टरपंथी आधुनिक वैज्ञानिक और आलोचनात्मक शिक्षा की जगह मजहबी पाठ्यक्रम, धार्मिक नैरेटिव, इस्लामी विचारधारा वाली पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं और जमाते इस्लामी के नेता असहमति को भी ईश निंदा मानते हैं। वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से भी ज्यादा कट्टर बनाने की बात कहते हैं और इसलिए सोचिए, अगर जमाते इस्लामी इन चुनाव में जीत गई तो बांग्लादेश कितना पीछे चला जाएगा। अगली बड़ी खबर जिसका ताल्लुक हम सब से है, जिंदगी में कहीं भी हो सकता है। बात करेंगे अगली खबर की जो आपकी सेहत के साथ होने वाले खिलवाड़ से जुड़ी है। सोचिए, आप किसी अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती हुए, ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी का इंजेक्शन लगने से पहले आपको पता चला कि जो डॉक्टर सर्जरी करने वाला है उसने सर्जरी की पढ़ाई का एंट्रेंस टेस्ट 0 से भी कम नंबर लाकर पास किया था। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसे सर्जन पर भरोसा करेंगे जिसको सर्जरी का पढ़ाई का एंट्रेंस टेस्ट माइनस नंबर लाने के बावजूद पास किया हो?
जो एमबीबीएस डॉक्टर्स एक्सपर्ट बनने की पढ़ाई का एंट्रेंस टेस्ट 0 से भी नीचे नंबर लाकर पास कर रहा हो, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वो एक्सपर्ट बन ही गया होगा? नीट पीजी के नए नियमों के हिसाब से काउंसलिंग के बाद देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे कैंडिडेट्स की भर्तियां शुरू हो गई हैं जिनके अंक एंट्रेंस टेस्ट में 0 या 0 से भी नीचे हैं। अब आप सोचिए कि आप ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज करवाएंगे जो शायद स्पेशलिस्ट बनने के योग्य नहीं था, लेकिन सरकारी नियमों के रहमत पर बन गया। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के युग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कैसी गंभीर गलतियां कर रहा है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए मुख्य रूप से नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद मौका दिया जाता है। ठीक है, पहला एंट्रेंस टेस्ट होता है नीट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए। इसे आप जो पास करने वाला व्यक्ति है वो एमबीबीएस की पढ़ाई करता है और एमबीबीएस डॉक्टर अस्पतालों या क्लिनिक में जनरल फिजिशियन, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर मेडिकल ऑफिसर और ड्यूटी डॉक्टर के तौर पर काम करते हैं। एमबीबीएस करने वाला व्यक्ति डॉक्टर तो होता है, लेकिन उनके पास कोई विशेषता यानी एक्सपर्टीज नहीं होती। मतलब ये डॉक्टर्स कानूनी रूप से छोटी मोटी सर्जरी, बीमारी, चोटों का इलाज तो कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बनने के लिए नीट पीजी एंट्रेंस टेस्ट करना होता है और एमडी यानी मास्टर ऑफ मेडिसिन या एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई करनी है। एमडी और एमएस की पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं, यानी वो किसी खास डिपार्टमेंट के सर्जन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स अपनी नेम प्लेट पर अपनी विशेषताएं लिखते हैं, जैसे एमडी पीडियाट्रिक्स जिन्हें आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहते हैं, एमडी डर्मेटोलॉजी जिन्हें आप स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं, या एमएस ऑर्थोपेडिक्स जिन्हें आप हड्डी या जोड़ों से जुड़ी सर्जरी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहा जाता है। या हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर रोगों का इलाज कर सकता है, लेकिन वो बड़ी सर्जरियां या गंभीर रोगों का इलाज नहीं कर सकता। उसके लिए उसको एमडी और एमएस की पढ़ाई करनी पड़ती है। हमारे देश में 1,26,000 बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं और उनमें से करीब 70% विद्यार्थी ही एमडी एमएस कर पाते हैं। देश में नीट पीजी की 70,645 सीटें ही हैं, जिनमें करीब 30% सीटें पिछले कुछ वर्षों से में लगभग खाली रह जाती हैं। अब हुआ क्या? सच यह है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना आसान तो है नहीं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मेडिकल कॉलेजेस के दबाव में उनकी कमाऊ सीटें, जिन्हें मैनेजमेंट सीट यानी पेड सीट कहा जाता है, उन्हें भरने के लिए नया नियम लेकर आ गई। इस नए नियम में नीट पीजी के एंट्रेंस टेस्ट को मजाक बना दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसमें ऐसे डॉक्टर्स जो शायद स्पेशलिस्ट बनने के लायक नहीं थे या जिनमें नीट पीजी की परीक्षा को पास करने तक का ज्ञान नहीं था, उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर का तमगा मिल जाएगा। नीट पीजी का एंट्रेंस टेस्ट केवल एमबीबीएस डॉक्टर्स ही दे सकते हैं, यानी सारे कैंडिडेट्स डॉक्टर्स ही होते हैं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं होते। नए नियमों के मुताबिक नीट पीजी की परीक्षा देने वाले एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास होने की कट ऑफ मात्र 7 परसेंटाइल है। और केवल यही नहीं, जाति वर्गों के हिसाब से 0 या 0 के नीचे अंक पाने वालों को भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पढ़ाई करने योग्य मान लिया गया है। जैसे सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स को 7 परसेंटाइल यानी 800 में से 103 अंक लाने हैं। एमबीबीएस करने वाले दिव्यांग कैंडिडेट्स को 5 परसेंटाइल यानी 800 में से 90 अंक लाने हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स अगर एंट्रेंस टेस्ट में 0 भी ले आए यानी -40 अंक भी ले आए तो भी उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की मंजूरी मिल जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश की स्वास्थ्य सेवाओं और आपकी सेहत को लेकर कैसा खिलवाड़ कर रहा है। एक ऐसा एमबीबीएस डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट बनने की पढ़ाई की प्रवेश परीक्षा, मतलब एमबीबीएस में उसने क्या पढ़ाई की, इस पर तो हम कुछ कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही स्पेशलिस्ट के लिए पढ़ाई का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है, उसको कैसे मार्क्स आ रहे हैं आप समझ रहे हैं। 800 में से पढ़ाई की प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पा रहा है, उसे सरकार आपकी सर्जरी का लाइसेंस दे रही है। कड़वा सच यह है कि ऑपरेशन थिएटर में बड़ी सर्जरी के दौरान मौत होने पर अक्सर डॉक्टर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, क्योंकि मौत का रिस्क होने का कंसेंट फॉर्म पहले आपसे भाई कंसेंट फॉर्म पर साइन किए भरवा लिया जाता है। जब कोई मरीज ऑपरेशन थिएटर में होता है तो वो अपनी जिंदगी सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स के हवाले कर देता है। क्या ऐसे स्पेशलिस्ट सर्जन पर भरोसा किया जा सकता है जिसके पास एमएस का एंट्रेंस टेस्ट पास करने तक का ज्ञान नहीं था एमबीबीएस करने के बावजूद?
क्या ऐसे सर्जन पर भरोसा किया जा सकता है जो सर्जन इसलिए बन पाया क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटें खाली रह जाती थी और इससे मेडिकल कॉलेजेस को लाखों रुपए का नुकसान होता था। पाकिस्तान बेशर्मी के साथ अपनी पलटी मार पॉलिसी पर चलते हुए भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने खूब माहौल बनाया, 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होगा, लेकिन जैसा कि उसकी फितरत है वो बहिष्कार के कुछ ही दिन बाद मैच खेलने के लिए तैयार हो गया। और अब जब पाकिस्तान फिर से पिटने के लिए तैयार है तो दोनों ही तरफ मैच का माहौल बन गया है। पाकिस्तान में इस समय भारत के बल्लेबाजों के खौफ के किस्से सुने जा सकते हैं और इनका सामना करने के लिए पाकिस्तान एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जिसका बॉलिंग एक्शन पहले से ही सवालों में है। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही दो बार सवाल उठे और इसे अवैध तक बताया गया। पाकिस्तान के ही लोग कहने लगे कि वो चेकिंग करता है, या दूसरी भाषा में कहे तो उस्मान तारिक भट्टा फेंकता है। आप खुद देखिए, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रन अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए, जिससे बल्लेबाज भी चौंक जाता है और ये गेंदबाज कर क्या रहा है। बॉलिंग एक्शन में थोड़ा रुकने के बाद उस्मान तारिक साइड आर्म स्टाइल में स्लिंग शॉट अंदाज से ऑफ स्पिन गेंद डालते हैं। ये तरीका थोड़ा असामान्य है और बल्लेबाज को अक्सर चकमा देने वाला भी माना जाता है। उनके बॉलिंग एक्शन पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पहली बार 2024 जब पाकिस्तान की घरेलू लीग PSL के दौरान उन्हें संदिग्ध एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया था। 2025 में PSL में उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने भी उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए। कैमरन ग्रीन आउट होने के बाद गुस्से में तारिक उस्मान के अजीबोगरीब एक्शन को कॉपी भी करते दिखे। इसके बाद जब वो अपने डगआउट में पहुंचे तो अपने खिलाड़ियों से भी कहा कि तारिक उस्मान काफी नीचे हाथ करके गेंदबाजी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में USA के खिलाफ मैच में उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए और अब उनका विवादित एक्शन एक बार फिर से सवालों में है। कई खिलाड़ी, कई क्रिकेट फैंस उस्मान तारिक की गेंदबाजी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि इस गेंदबाज को बॉलिंग की इजाजत कैसे मिल गई, वो इस तरह एक्शन के बीच में पॉज कैसे ले सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि ये गेंदबाजी कर रहे हैं या पत्थरबाजी। हालांकि उस्मान तारिक की असली परीक्षा भारत के खिलाफ होने वाली है, जब उनका जो यही एक्शन है उसका सामना अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाजों से होगा, जिन्हें लेकर पाकिस्तान में पहले से ही खौफ है। अब आपको ब्लैक एंड व्हाइट की उस मुहिम के बारे में बताएंगे जिसके बारे में देश के तमाम माता पिता और युवा चर्चा कर रहे हैं। इस मुहिम का नाम है #LessScreenTime। कल हमने आपको बताया था कि कैसे मोबाइल फोन चलाते समय एक 22 साल के लड़के की अचानक तबीयत खराब हो गई, उसके दिमाग की नसें फट गई, जिससे इलाज के दौरान हाई BP होने के बाद ऐसी स्थिति बन गई कि उसकी मौत हो गई। हमने ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के खतरे भी बताए थे, कैसे ये युवाओं को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहा है और लगातार गेम खेलना कैसे उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब देश के तमाम माता पिता इस खबर का वीडियो अपने बच्चों और रिश्तेदारों को भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए और हर वक्त वीडियो गेम में बिजी नहीं रहना चाहिए। हमारे कमेंट बॉक्स में एक लड़के ने लिखा कि उसकी मां ने उसे ये वीडियो भेजा, जिस पर एक और लड़के ने कमेंट किया और लिखा कि कम से कम अपनी मां के लिए तो सुधर जाओ। एक और युवा ने लिखा कि ये न्यूज उसके पिता को मिल गई और अब वो मोबाइल का इस्तेमाल कम करने के लिए कह रहे हैं। एक लड़के की मां ने कमेंट किया है, देखिए, और लिखा है कि उन्होंने भी ये वीडियो अपने बेटे को भेजी। उन्होंने दुख भी जताया कि इसके बाद भी बच्चे मानते नहीं हैं। एक लड़के ने कमेंट किया कि ये न्यूज मम्मी पापा से दूर रखनी पड़ेगी। इस वीडियो को तमाम युवा अपने साथियों के साथ शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि अब उन्हें भी ऑनलाइन गेम खेलने का टाइम कम करना चाहिए। घंटों तक गेम खेलने वाले कई लड़कों ने मजाक में लिखा कि अब उनकी भी फील्डिंग सेट है। कुछ युवाओं ने अपने दोस्तों को टैग करते हुए ऐसा ही कमेंट किया है। एक लड़के ने अपने दोस्त को टैग करते हुए लिखा कि अब उसे ऑनलाइन गेम के लिए मत बुलाना। हमें खुशी है कि हमारी ये मुहिम रंग ला रही है। #LessScreenTime। बड़ा टीवी, छोटा आईपैड, लैपटॉप, मोबाइल, स्क्रीन, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन, दूसरे स्क्रीन से तीसरे स्क्रीन, स्क्रीन टाइम कम कीजिए। माता पिता अपने बच्चों को समझा रहे हैं, साथ ही तमाम युवा अपनी जिंदगी और अपने स्वास्थ्य की अहमियत समझ रहे हैं। हमें और खुशी होगी अगर युवा अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे और गेम्स के लिए रात भर नहीं जागेंगे।
कई सारे, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने मिलियन व्यूज इसके हो चुके हैं। सोचिए, एक जमाने में लोग गेम इसलिए खेलते थे ताकि स्ट्रेस कम करें, अब उल्टा स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस भी ऐसा कि बीपी शूट किया और शूट करने के बाद बच्चे की नसें फट गई, उसकी मौत हो गई। इसे हम यही कहेंगे कि गेम खेलिए, सिर्फ सीमित समय के लिए खेलिए, खुशी के लिए, ना कि तनाव पैदा करने के लिए, बीमार होने के लिए। और इसके लिए जरूरी है #लेस स्क्रीन टाइम।